अध्याय 3। संपादन। गन निकोतुक ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। मिस्टर हा। वह उस मेज पर चली गई जहां हा ची तुयेन बैठे थे और उन्हें फलों की चाय का एक कप दिया। क्या आप भी लेंगे? मैंने अभी अभी इसे खरीदा है। हा ची तुयेन ने चाय का कप लेने के लिए अपना हाथ उठाया, स्ट्रॉ निकाला और धीरे धीरे एक घूंट लिया। वहां बैठे लड़कों ने कोतुक की ओर देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर हा ची तुयेन की ओर देखा, कुछ दिलचस्पी महसूस करते हुए। भाई हा, तो आपकी एक बहुत सुंदर छोटी बहन है, लू जियाए ने जानबूझकर चिढ़ाया। सुहान ने उसके बगल की मेज से एक कुर्सी ली और उसका अभिवादन किया। बहन, बैठ जाओ। वह मूल रूप से केवल नमस्ते कहने और फिर पेय लाने का इरादा रखता था, लेकिन गुसी ने मेज पर पानी के खाली कपों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग खेलते रहो, मैं कुछ पेय खरीद कर लाती हूँ। तुम लोग क्या पीना चाहते हो? कुछ भी। चू क्यू का सामना एक प्रतिद्वंद्वी से था, इसलिए उसने बिना ऊपर देखे ही बोल दिया। बहन बहुत अच्छी है, मैं भी। जो भी हो। ल्यूक जिया दीप ने उसे बहुत ही आकर्षक नजर से देखा। तुमने बहुत मेहनत की है, छोटी बहन, सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कड़ी मेहनत की है, तुमने कड़ी मेहनत की है। बाकी लोगों ने भी यही कहा। गुसी एक बार फिर कैशियर काउंटर पर गई, अपने और जिया जिक्सुआन के दोस्तों के लिए ड्रिंक्स खरीदने। लू जियाए ने गुसी की लंबी और पतली पीठ को देखा, जिया जिक्सुआन के हाथ को हिलाया और पूछा, आह जुआन, क्या यह तुम्हारी छोटी बहन है? छोटा भाई? चचेरा भाई? क्या हम भाई बन जाएं? यह लड़की बुरी नहीं है, आज्ञाकारी है, सुंदर है, प्यारी है और उसके पैर लंबे हैं। हान ने चिढ़ाते हुए कहा, वह मेरे माता पिता के सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है। जिया जिक्सुआन ने उदासीनता से कहा। स्कूल में प्रवेश करने से पहले जिया जिक्सुआन को यह भी पता था कि गुसी इस स्कूल में स्थानांतरित हो गई है और वे उसके साथ एक ही कक्षा में हैं। उसकी मां ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें अपनी छोटी बहन सी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। वह घर से दूर अकेले पढ़ने के लिए यहाँ आई है और वह बहुत सुंदर लड़की है। स्कूल में बुरे लड़कों को उसे चिढ़ाने न दे और उसे तंग न करने दे। संक्षेप में सारी बातें बस इतनी थी। तुम्हें गुसी पर ध्यान देना होगा। एक पल बाद गुसी कुछ कप ठंडा पानी लेकर आई। चूंकि वह सभी का स्वाद नहीं जानती थी, इसलिए वह फलों की चाय खरीदने के लिए तैयार हो गई। उसने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कप दिया और सभी लड़के मुस्कुराए और धन्यवाद कहा। चलो साथ खेलते हैं, तो हान ने आमंत्रित करने की पहल की। मैं खेल नहीं खेलता, गुसी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सेमेस्टर शुरू होने से पहले गुसी ने अपनी मां के कहने पर अपने फोन से गेम डिलीट कर दिया था और एक मार्शल लॉ भी बनाया था कि एक बार जब वह स्कूल जाती थी तो उसे गेम खेलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। हालांकि गुसी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपने माता पिता की भावनाओं का बहुत ख्याल रखती थी। हम्मा, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, गेम डिलीट करने से शुरुआत करनी पड़ी। जिया जिक्सुआन ने उसकी तरफ देखा और हल्के से हंसा जैसे कि वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। गेम के बाद लड़के फिर से नहीं खेले। उन्होंने पहले ही वह खाना पी लिया था जो किसी ने उनके लिए खरीदा था, इसलिए उन्हें अब और अनदेखा करना अच्छा नहीं होगा। छोटी बहन, तुम किस क्लास में हो? ल्यूक जिया दीप ने पूछा। मेरा नाम कोतु यूसी है, मैं कक्षा 10/6 में हूँ। ओह, हम एक ही कक्षा में हैं। मेरा नाम ल्यूक जिया दीप है। ल्यूक महाद्वीप से है, जिया पुरस्कार से है। दीप शब्द फायर फ्लावर शब्द का संयोजन है। लू जियाई ने खुद को पेश करने के बाद वह अपने टैसीटर्न भाई झो कियाओ के लिए बोलने के लिए नहीं भूल गया, और यह आदमी, वह मार्शल आर्ट की दुनिया में शांत होने के लिए प्रसिद्ध है
एक बार वह अब अपने शांत नहीं रह सकता है। एक जुआन का सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ करने के लिए लिया। ओह, कोई आश्चर्य नहीं, इस स्कूल में इतनी सुंदर छोटी बहन है, मैं कुछ प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। फिर जब मेरी छोटी बहन यहाँ पढ़ेगी तो बड़े भाई उसकी रक्षा करेंगे। गुसियाई हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरा नाम गुसियाई है, मुझे अब छोटी बहन मत कहो। छोटी बहन सियाई, लू जियाए ने अपनी आवाज को बढ़ाया, उन अच्छे कपड़े पहने युवा मास्टरों की तरह जो टीवी पर छोटी बहनों को चिढ़ाते हैं। झो कियाओ ने घृणा दिखाई और कहा, लू जियाए, आपका अस्तित्व हमारे मूल्य को बहुत कम कर रहा है। 3 दिनों तक आपको पीटने के बाद आप फिर से मेरे सिर पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लू जियाए ने झो कियाओ से निपटने का नाटक किया। झो कियाओ बहुत शांति से एक तरफ हट गया। उन दोनों ने एक दूसरे का शोर मचाते हुए पीछा करना शुरू कर दिया। फिर से जल्दी से जाने की तैयारी कर रहा था। गुसी कुर्सी पर बैठा बहुत आज्ञाकारी ढंग से उनकी ओर देख रहा था। लू जियाए ने लड़ाई खत्म की और फिर वापस उस जगह पर मुड़ा जहां गुसी बैठा था और कहा, क्या तुम बिलियर्ड्स खेलने जा रहे हो? गुसी परेशान दिख रहा था, जवाब देने वाला था जब लू जियाए ने उत्साह से पहले कहा, कोई बात नहीं भाई, लू तुम्हें उड़ा ले जाएगा। उसने निर्णायक रूप से उसका चाय का प्याला लिया और चला गया। चलो साथ में खेलते हैं, यहाँ बैठना बोरिंग है। गुसी, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन वह वास्तव में लू जियाए के उत्साह का विरोध नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल उनका अनुसरण कर सकी। क्योंकि यह एक बोर्डिंग स्कूल था, इसलिए पाठ्येतर गतिविधियां भी बहुत समृद्ध थी। यहाँ तक कि एक अलग खेल भवन भी था। अंदर विभिन्न गतिविधियों के लिए पूर्ण उपकरण थे, जिसमें एक बिलियर्ड रूम भी शामिल था। बिलियर्ड रूम बहुत बड़ा था, वहाँ अन्य छात्र भी खेल रहे थे, लगभग सभी लड़के थे। जब उनमें से कुछ अंदर गए तो वहां मौजूद लड़के उन्हें नमस्ते कहने के लिए उनका पीछा करते रहे। गुसी चुपचाप जिया झिशुआन के पीछे चली गई। पहली नजर में वह थोड़ी अजीब लग रही थी। उन चारों को 2 टीमों में विभाजित किया गया था। जिया झिशुआन और झो जियाओ एक टीम में थे, लू जियाए और सुहान दूसरी टीम में थे, और गुसी 2 टीमों में से एक को चुनने में सक्षम थी। लू जियाए ने उत्साहपूर्वक आमंत्रित किया, बढ़ो, मुझे उठाओ। भाई लू एक अनुभवी ड्राइवर है, मैं आपको दुनिया की यात्रा करने के लिए ले जाऊंगा। छड़ी को ले गया और केंद्र की स्थिति में चला गया, नीचे झुक गया और उसके हाथ को बहुत ऊंचा कर दिया। एलवाए और कहा, बस भाग्य से हो। जिया जिक्सुआन उसके खेल को देखते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत देखने के लिए खड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की वीडियो गेम खेलने में अच्छा होने के अलावा यह भी जानती है कि बिलियर्ड्स को कैसे खेलना है, कि पलकें वास्तव में लंबी हैं। वह एक गुड़िया की तरह दिखती है, बहुत सुंदर। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या वह ग्रेड 10 में एक नई छात्रा है? किसने एक बयान दिया था जो दूसरों को देश हासिल करने में मदद करेगा, इससे पहले कि वह गार्ड पर हो सके। गुसी ने पहले ही पलटवार कर दिया था। काफी देर बाद उसने अपना अंगूठा उठाया, पूरी तरह से प्रशंसा करते हुए कहा, बहन ये बहुत बढ़िया। दूसरे गेम में जिया जिक्सुआन की टीम पहले खेली। उसने क्यों लिया, केंद्र की ओर चला, नीचे झुका और बिलियर्ड टेबल पर आराम करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि वह गोरा था, लेकिन वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा था और उसका फिगर अच्छी तरह से आनुपातिक था, जिससे लोगों को बहुत मजबूती का एहसास हो रहा था। गुसी एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। बिलियर्ड टेबल को संदर्भ के रूप में लेकर उसने महसूस किया कि उसके अंग बहुत लंबे थे। जूनियर हाई स्कूल में गुसी लड़कियों में सबसे लंबी थी और 2 साल पहले वह कक्षा के कई लड़कों से भी लंबी थी।
ऐसा लगा जैसे वह ऊपर से भीड़ को देख रही हो। अब जब वह इन नए दोस्तों के साथ थी तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उतनी लंबी नहीं थी। जिया जिक्सुआन ने एक क्यू मारा और कई गेंदें बेतरतीब ढंग से इधर-उधर उड़ी, जिनमें से दो, एक आगे और एक पीछे, छेद में चली गईं। बहुत बढ़िया, गुसी ने अपने हाथों से ताली बजाई और चिल्लाया। जिया जिक्सुआन ने अपनी स्थिति बदली और गेंद को मारना जारी रखा। गुसी को लगा कि जिया जिक्सुआन के पास बिलियर्ड्स खेलने की एक बहुत ही सुंदर मुद्रा है। पहली नज़र में वह बहुत इत्मीनान से लग रहा था, प्रत्येक हाथ की हरकत बहुत आरामदायक थी, लेकिन उसकी भुजाओं और कमर की वक्रता बहुत सटीक थी। वह जो आभा बिखेर रहा था वह बहुत तीव्र थी, जैसे कि चीता विद्रोह की तैयारी कर रहा हो। कई गेंदों के लगातार छेदों में जाने के बाद लू जियाए तुरंत जिया जिक्सुआन की तरफ गया, और जब वह फिर से मारने वाला था तो उसने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी बगल को गुदगुदाया। जिया जिक्सुआन का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी हिटिंग पावर भी सटीक नहीं थी। हाँ, लू जिया ने एक वी साइन में अपने हाथों को उठाया, खुशी से चिल्लाया। ओटा अपने दिल में थोड़ा अफसोस महसूस करते हुए कि वह जिया जिक्सुआन को अब लू जिया के साथ परेशान नहीं करती है। वह आलसी रूप से मेज के खिलाफ झुक रहा था, उसके पीछे की खिड़की से चमक रही धूप उसके पूरे शरीर को कवर करते हुए सूरज की रोशनी के नीचे वह स्वाभाविक रूप से कैंडी को चबाते हुए खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन, कुछ हद तक देख रही थी बहुत आरामदायक। कोतुउक को लगा कि उसका दिल इसे सहन नहीं कर सकता और तेजी से धड़कने लगा। मंगा में वे पात्र अभी हाची तुयेन जितने सुंदर भी नहीं थे। अध्याय 4। संपादन। नगन ने कुछ खेल खेलने के बाद कोतुउक ने उन्हें अलविदा कहा और अपने कमरे में वापस चली गई। वह सुबह जल्दी आई थी, इसलिए जब वह बिस्तर बना रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी तो कमरे में कोई नहीं था। जब वह कमरे में लौटी तो वहां दो और लड़कियां थीं। कोतुउक ने अपने दोस्तों का अभिवादन करने की पहल की और अपना परिचय दिया। मेरा नाम कोतुउक है, कक्षा 10-6। मेरा नाम तु लाम है, मैं मिडिल स्कूल से इस स्कूल में स्थानांतरित हुआ हूँ। मैं पहले 8वीं कक्षा में था। कंधे तक लंबे बालों वाली लड़की मुस्कुराई और बोली, यह कमरा 6ठी कक्षा के बच्चों से भरा है। छोटे बालों वाली लड़की अपनी किताबें समेट रही थी और बोली, मेरा नाम लैम हियू थू है, मैं पहली कक्षा में पढ़ती थी। उसकी आवाज उसके रूप की तरह ही कोमल थी। सभी का परिचय सुनने के बाद गुसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिटी बी से यहाँ आई हूँ। मैं अभी तक इस स्कूल से परिचित नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भविष्य में मेरा और अधिक ध्यान रखेंगे। यह देखकर कि जू लिन बिस्तर बनाने की तैयारी कर रही थी, वह मदद करने के लिए आगे बढ़ी। वे दोनों काम करते हुए बातें करते रहे और जल्दी से काम खत्म कर दिया। गुसी ये लैन शियाओ क्यू की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसने मना नहीं किया और धीरे से धन्यवाद कहा। दोनों ही कोमल और दूर की बात थी। रात के खाने का समय हो गया था, लेकिन बाकी सहपाठी अभी भी नहीं आया था। जू लिन ने कहा, चलो पहले खाना खाते हैं, शायद वह कल तक नहीं आएगा। इसलिए वे तीनों एक साथ कैफेटेरिया में गए। रास्ते में तू लाम को तुउक को स्कूल के प्रसिद्ध लोगों के बारे में बताने में बेहद उत्साहित थी। रहस्यमय लड़की ने कहा, क्या आप जानते हैं कि हमारे स्कूल का खजाना क्या है? कोतुउक ने एक पल सोचा और फिर कहा, अपने आप बने रहो। यह लोंगहंग हाई स्कूल का आदर्श वाक्य है, जो स्कूल गेट के पास एक पत्थर की पट्टिका पर उकेरा गया है। तो लाम के सिर पर काली रेखाएं उभर आई थी। उसने बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आ गई। यह हाची तुयेन है, क्या आपने सम्मान सूची देखी है? वह कक्षा में अव्वल आता है। हर साल वह अव्वल आता है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं,
बल्कि पूरे शहर में। वह न केवल एक अच्छा छात्र है, बल्कि वह लंबा और सुंदर भी है। हर बार जब स्कूल हॉट लड़के के लिए वोट करता है, तो उसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं। ओह, गुसीयू ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें कुछ अच्छी खबर सुनाता हूँ। तू लाम ने खुशी से कहा, हाँ ची तुयेन हमारी ही कक्षा में है, कक्षा 10/6। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पुराने दोस्त मुझसे कितने ईर्ष्यालु हैं। अब से हर दिन मुझे बस अपना सिर घुमाना होगा और मैं हाँ ची तुयेन का सुंदर चेहरा देख सकता हूँ। गुसी ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, पता चला कि नेशनल की हाई स्कूल के छात्र भी गपशप करना पसंद करते थे और सुंदर पुरुषों के पीछे पागल थे। उसकी कल्पना के विपरीत, हर कोई पढ़ाई के लिए हर सेकंड के लिए लड़ता था, किसी और चीज की परवाह नहीं करता था। यह वास्तव में अच्छा था। वे दोनों उत्साह से एक दूसरे से बात करते रहे। केवल लैन शियाओक्यू जो उनके बगल में चल रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। कैफेटेरिया में प्रवेश करते हुए लैन शियाओक्यू अपने हाथ धोने के लिए चली गई। जू लिन ने गुस्सी से फुसफुसाते हुए कहा, इस स्कूल में मिडिल स्कूल अकादमिक परिणामों पर आधारित है। जिया जिक्सुआन के साथ कक्षा 1 में आने से पहले वह शीर्ष 10 का छात्र था, बहुत घमंडी, किसी के साथ मिलजोल करना पसंद नहीं करता। कोतुक ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वह अंतर्मुखी है और बात करना पसंद नहीं करता है। लैन शियाओक्यू के हाथ धोने और बाहर आने का इंतजार करते हुए तीनों ने अपनी ट्रे ली और साथ में खाना लेने चले गए। स्कूल का कैफेटेरिया बहुत बड़ा था, कुल 3 मंजिलें थीं। हर मंजिल की अपनी विशेषताएं थीं। गुसी पहली मंजिल पर खड़ी थी और चारों ओर देखने लगी। हालांकि खाना काफी विविधतापूर्ण था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मसालेदार खाना नहीं था। उन बेस्वाद व्यंजनों को देखकर उसे कुछ भी खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दूसरी मंजिल पर जाकर देखना चाहती थी कि वहाँ कैसा है, लेकिन लैन शियाओक्यू और जू लिन ने पहले ही अपना खाना चुन लिया था और वे अपने चावल और सूप लेने जा रहे थे। अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने के सिद्धांत के आधार पर गुसी ने बेतरतीब ढंग से कुछ व्यंजन चुने और उनके पीछे पीछे चली गई। जब वह अपना खाना ले रही थी, तो अचानक कहीं से एक लड़की उससे टकरा गई, जिससे उसकी ट्रे पर रखा सारा खाना गिर गया। हालांकि गुसी ने जल्दी से उसे बचा लिया, लेकिन फिर भी सूप उसके ऊपर गिर गया। उसने जीन्स और सफेद शॉर्ट स्लीव वाली शर्ट पहनी हुई थी और अब उसकी शर्ट पर टमाटर अंडे के सूप का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ था। दोनों लड़कियां मजाक करती रहीं, एक दूसरे से बहस करते हुए। जब वह कोटू यूसी से टकराया, तो उसने केवल तिरस्कार भरे भाव से उसकी ओर देखा, माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। तुम किसी से टकरा गए और तुमने माफी नहीं मांगी? गुसी ने बात की। जो 2 लड़कियां जाने वाली थी, वे तुरंत रुक गईं। तभी वे गुसी को करीब से देखने के लिए पीछे मुड़ी। लड़कियों में से एक ने ऊंची एड़ी के जूते, कंधों पर लटकते लंबे बाल और एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी। वह पुरुष छात्रों के दिलों में एक सौम्य और मार्मिक देवी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका लहजा बहुत घमंडी था और उसने घमंडी चेहरे के साथ कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम अंधे हो? यहाँ हमारा रास्ता रोक कर खड़े हो। क्या आप हमसे माफी मांगने की हिम्मत कर सकते हैं? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? तू लाम उसके पास खड़ी हो गई और कोतुक की शर्ट खींचकर उसे ऐसा करने से मना किया और यहाँ तक कि उसके लिए माफी भी मांगी। माफ करें, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। कोतुक ने हैरानी से तू लाम की ओर देखा। चलो चलें, चलो चलें। तू लैम ने उसे दूर खींच लिया, अपनी आंखों से उसे संकेत दिया कि एक और चीज एक कम चीज से बेहतर है। जब वे टेबल पर बैठे, बाकी 2 से काफी दूर, तू लैम ने कोतू यूसी से फुसफुसाते हुए कहा, यह 11वीं कक्षा की तू ना है, स्कूल की ना बहन के रूप में प्रसिद्ध है।
बहुत घमंडी और दबंग है। उसका एक बड़ा पारिवारिक इतिहास है। स्कूल के सभी प्रभावशाली लोग उसके दोस्त हैं। उसे छूने की मूर्खता मत करो। क्या वह मुझे खा सकती है? गुसीयू ने अपने चावल के कटोरे में चॉपस्टिक से छेद किया। वह बहुत निराश थी और अब खाने के मूड में नहीं थी। जी लिन ने सलाह दी, इसे भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो। हम अभी हाई स्कूल में दाखिल हुए हैं। बस अपनी जगह पहचानो और परेशानी मत करो। यदि आप हर चीज की तुलना करना चाहेंगे, तो आपको अध्ययन करने की ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? लैम ह्यू थू अचानक बोल पड़ी। गुसी ने दोनों दोस्तों की राय को स्वीकार करने की कोशिश की। आखिरकार वे एक विदेशी भूमि से यहाँ अध्ययन करने आए थे और अपने वरिष्ठों के साथ परेशानी पैदा करना अच्छा नहीं होगा। अपना खाना खत्म करने के बाद वे तीनों दूध वाली चाय खरीदने चले गए और अपने कमरे में लौट आए। तू लैम गुसी यी की बोरियत दूर करने में मदद करना चाहती थी। उसने सुझाव दिया, मैंने सुना है कि छात्रावास की छत से रात का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और तुम पूरा स्कूल भी देख सकते हो। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। ठीक है, गुसी ने तुरंत सहमति दे दी। ऊपर खड़े होकर दूर तक देखने से उसका मूड भी खुशनुमा हो जाएगा। लैन श्याओक्यू ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। इसलिए गुसी चेंजिंग रूम में चली गई और जू लिन के साथ छत पर चली गई। लड़कियों के छात्रावास की छत पर उस समय बहुत चहल पहल थी। जू ना ने अपने हाथ में एक सुंदर कागज का टुकड़ा पकड़ा और उसे भावपूर्ण ढंग से पढ़ा। जिया जिक्सुआन, नमस्ते। शायद तुम मुझे नहीं पहचानती, है न? मैं 5वीं कक्षा की जियांग जियाओ हूँ। हमने एक बार जिम में एक दूसरे को देखा था। तब से मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। एक छोटी दुबली पतली लड़की कागज वापस लेना चाहती थी। उसका चेहरा लाल था मानो वह रोने वाली हो। यह मेरा है, इसे मुझे वापस दे दो। वह छोटी लड़की कक्षा 9/5 की जियांग जियाओ थी, जिसने पत्र लिखा था। जूना की सहेली ने उसे कसकर पकड़ लिया और जूना ने पढ़ना जारी रखा। तुम स्कूल के सबसे हॉट लड़के हो। मैं तुमसे यह कबूल करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं केवल तुम्हें गुप्त रूप से पसंद करने की हिम्मत करती हूँ। हर बार जब तुम मेरी कक्षा के दरवाजे से गुजरते हो, तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि ऐसा लगता है कि यह फटने वाला है। भाड़ में जाओ। मैं अब और नहीं पढ़ सकता। तूना ने कागज फेंक दिया, आगे बढ़ी और लड़की के पेट में सीधे लात मारी। ये बदसूरत लड़के अब बहुत घमंडी हो गए हैं। हाची तुयेन को प्रेम पत्र लिखने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या आपने कभी खुद को आईने में नहीं देखा? छोटी लड़की को लात मारी गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। रोते हुए उसने बताया, मैंने उसे देने का इरादा नहीं किया था। मैंने इसे सिर्फ अपने पढ़ने के लिए लिखा था। छोटी लड़की ने कागज का टुकड़ा अपनी किताब में रख लिया था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने लिया, जब तक कि कुछ वरिष्ठ इसे यहाँ खींचकर नहीं लाए। तुम अब भी बहस करते हो? मेरे लिए खड़े हो, तू ना जोर से चिल्लाई। छोटी लड़की कांपती हुई उठ खड़ी हुई। तू ना उसे थप्पड़ मारना जारी रखा। क्या तुम्हें बीमार लग रहा है? क्या हाची तुयेन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपनी इच्छानुसार पसंद कर सकते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। लोग मुझे क्यों पसंद नहीं कर सकते? छोटी लड़की डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से विरोध किया। तुम अभी भी बहुत ज्यादा बोलते हो। गुसी और जू लिन अभी सीढ़ियों पर नहीं चढ़े थे और कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऊपर से शोर सुनाई दिया। जू लिन जल्दी से आगे भागा, सावधानी से अपना सिर बाहर निकालकर बाहर की स्थिति को देखा, फिर गुसी को खींचा जो करीब आने वाला था, और धीमी आवाज में कहा, चलो जल्दी से चलते हैं। जू ना किसी को सजा दे रही है।
क्या? गुसी यी ने फिर बाहर देखा। कई लड़कियां भीड़ लगा रही थी। जमीन पर घुटनों के बल बैठी एक लड़की को थप्पड़ मार रही थी और उसके बाल खींच रही थी। गुसी यी का खून खौल रहा था। उसने जू लिन को धक्का दिया और कहा, पहले तुम नीचे जाओ। कोतू उक के हाथ में अभी भी दूध वाली चाय का प्याला था। वह छत पर गई और दूध वाली चाय का प्याला सीधे तू ना के चेहरे पर फेंक दिया। तू ना को पता नहीं चला और वह बच गई। तुरंत चिल्लाने लगी और उसके आस-पास के लोगों पर भी पानी के छींटे पड़े। वह कौन है? अरे, यह तो फिर तुम ही हो। क्या तुम मरना चाहते हो? तू ना के हाव भाव बदल गए और वह चिल्ला उठी। एक लड़की गुस्सी की ओर बढ़ी, उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन गुस्सी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके घुटने पर लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। हरकतें बहुत तेज और कुशल थीं। दूसरी तरफ कुल 5 लड़कियां थीं। गुस्सी ने दीवार के कोने से एक ईंट उठाई और उदासीनता से कहा, चलो देखते हैं कि कौन पहले मरता है। अभी अभी उसने अकेले ही एक व्यक्ति को आसानी से गिरा दिया था और अब उसके हाथ में ईंट भी थी। एक पल में बाकी लोगों ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। गुस्सी आगे बढ़ी और परेशान लड़की को खड़ा होने में मदद की। लड़की ने कृतज्ञता और शर्म दोनों के साथ उसे देखा, कांप रही थी और बोल नहीं पा रही थी। गुस्सी ने फिर से अपने सामने खड़ी लड़कियों पर नजर डाली, निडरता से कहा, वे सभी ब्रांडेड सामान हैं और वे प्रतिष्ठित स्कूलों में भी पढ़ती हैं। किसने सोचा होगा कि वे सभी ऐसी हैं जो बाहर से सोने से रंगी हुई हैं और जेड से जड़ी हुई हैं, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ मैल हैं। माता पिता अपनी बहनों को स्कूल भेजने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनका दिमाग सुअर के दिमाग जितना भी अच्छा नहीं है। तुम मादरचोद। तू ना का चेहरा तेजी से बदसूरत हो गया। वह अपने बगल में खड़े व्यक्ति पर चिल्लाने के लिए मुड़ी, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? मेरे लिए उसे मार डालो। एक ईंट तुम्हें मार सकती है। क्या तुम डरते हो? समूह में से एक ने जू ना की शर्ट खींची और धीमी आवाज में कहा, जिया जिक्सुआन हमें देख रहा है। जू ना ने ऊपर देखा। हालांकि दूरी थोड़ी ज्यादा थी, फिर भी वह लड़के का लंबा आकार देख सकती थी। सूरज पश्चिम में पहले ही डूब चुका था। क्षितिज पर बादल लाल थे। वह सड़क के उस पार लड़कों के छात्रावास की छत पर खड़ा था। उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। जू ना को लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। अहंकार और लापरवाही पूरी तरह से गायब हो गई हो, केवल बेचैनी रह गई हो। उसने गुस्सी को घूर कर देखा और कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, बस तुम इंतजार करो। यह कहने के बाद वह जल्दी से अपने दोस्तों के साथ चली गई। दुष्ट आत्माओं का समूह चला गया था और जियांग शियाओं का तनाव और डर आखिरकार कम हो गया। उसने रोते हुए गुस्सी से कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। यह कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था। कोतुउक ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारा चेहरा घायल है, चलो मैं तुम्हें मेडिकल रूम में ले चलता हूँ। ओह, और उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? छोटी लड़की का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह हकलाने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। जैसे कि उसे कुछ सूझा हो, उसने इधर-उधर देखा, एक पत्र के साथ कागज का टुकड़ा देखा, जल्दी से उसे उठाने गई, ध्यान से उसे मोड़ा। कागज पर आंसू गिर रहे थे, उसे जेब में डालते समय उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी कि वह उसके लायक नहीं है, इसलिए यह उसका छोटा सा रहस्य था। किसने सोचा होगा कि वह जू ना को भड़काएगी और इस तरह से पीटा और अपमानित किया जाएगा। लड़कों के छात्रावास की छत पर कुछ ही दूरी पर जिया जिक्सुआन और कुछ दोस्त शांत होने के लिए ऊपर गए। अप्रत्याशित रूप से ऐसा हिंसक दृश्य देखा। लू जियाए,
जो हमेशा मजाक करती थी, अब उदास भाव से बोली, उनमें से कुछ लोग एक छोटी लड़की को धमकाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? तो हान ने कहा, हम वहां कूद भी नहीं सकते और लड़कियों के छात्रावास में भी लड़कों का प्रवेश वर्जित है। हमें क्या करना चाहिए? या स्कूल सुरक्षा प्रबंधक को बुलाओ? चू क्यू बोला, क्या किसी को नंबर पता है? ल्यूक जिया डीप ने जवाब दिया, मैं दुश्मन का नंबर किस लिए बचाकर रखूंगा? जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने गुस्सी को प्रकट होते देखा। पड़ोस की सौम्य और शांत लड़की वास्तव में गियांग हो में एक बड़ी बहन में बदलने में सक्षम थी और लोगों को डांटना भी जानती थी। अपने हाथ में एक ईंट पकड़े हुए उसने एक साथ 5 लोगों से लड़ाई की, बिना किसी डर के। उसका आभामंडल राजसी और प्रभावशाली था। सुहान ने अपना अंगूठा दिखाया, यह वास्तव में मेरी बहन ही है। वह कितनी सुंदर और भयंकर है। हाची तुयेन भी मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि यह छोटी लड़की न केवल खेल में लड़ने में अच्छी थी, बल्कि असली लड़ाई में भी कमजोर नहीं थी। ल्यूक जिया दीप ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और कहा, मैं तो उक्की छोटी बहन से मोहित हो गया हूँ। वह प्यारी और क्रूर दोनों है। वह वास्तव में एक खजाना है। चू क्यू ने चिढ़ाते हुए कहा, तो आपको पहले एतुयेन से पूछना होगा कि आपकी बहन सिंगल है या नहीं। मेरी माँ मुझसे कहती रहती थी कि स्कूल के बुरे लड़कों को तू उक के करीब न आने दो। हाची तुयेन ने उदासीनता से कहा, अपनी मुस्कुराहट वापस लेते हुए। उसकी आवाज जिद्दी और बलशाली थी। तुम लोगों को उसके प्रति कोई इरादा नहीं रखना चाहिए। अध्याय 4। संपादन। नगन ने कुछ खेल खेलने के बाद कोतुउक ने उन्हें अलविदा कहा और अपने कमरे में वापस चली गई। वह सुबह जल्दी आई थी, इसलिए जब वह बिस्तर बना रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी तो कमरे में कोई नहीं था। जब वह कमरे में लौटी तो वहां 2 और लड़कियां थीं। कोतुउक ने अपने दोस्तों का अभिवादन करने की पहल की और अपना परिचय दिया। मेरा नाम कोतुउक है, कक्षा 10-6। मेरा नाम तु लाम है। मैं मिडिल स्कूल से इस स्कूल में स्थानांतरित हुआ हूँ। मैं पहले 8वीं कक्षा में था। कंधे तक लंबे बालों वाली लड़की मुस्कुराई और बोली, यह कमरा 6ठी कक्षा के बच्चों से भरा है। छोटे बालों वाली लड़की अपनी किताबें समेट रही थी और बोली, मेरा नाम लैम हियू थू है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती थी। उसकी आवाज उसके रूप की तरह ही कोमल थी। सभी का परिचय सुनने के बाद गुसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिटी बी से यहाँ आई हूँ। मैं अभी तक इस स्कूल से परिचित नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भविष्य में मेरा और अधिक ध्यान रखेंगे। यह देखकर कि जू लिन बिस्तर बनाने की तैयारी कर रही थी, वह मदद करने के लिए आगे बढ़ी। वे दोनों काम करते हुए बातें करते रहे और जल्दी से काम खत्म कर दिया। गुसी ये लैन शियाओ क्यू की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसने मना नहीं किया और धीरे से धन्यवाद कहा। दोनों ही कोमल और दूर की बात थी। रात के खाने का समय हो गया था, लेकिन बाकी सहपाठी अभी भी नहीं आया था। जू लिन ने कहा, चलो पहले खाना खाते हैं, शायद वह कल तक नहीं आएगा। इसलिए वे तीनों एक साथ कैफेटेरिया में गए। रास्ते में तू लाम को तू उक को स्कूल के प्रसिद्ध लोगों के बारे में बताने में बेहद उत्साहित थी। रहस्यमय लड़की ने कहा, क्या आप जानते हैं कि हमारे स्कूल का खजाना क्या है? कोतुउक ने एक पल सोचा और फिर कहा, अपने आप बने रहो। यह लोंगहंग हाई स्कूल का आदर्श वाक्य है, जो स्कूल गेट के पास एक पत्थर की पट्टिका पर उकेरा गया है। तो लाम के सिर पर काली रेखाएं उभर आई थी। उसने बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आ गई। यह हाची तुयेन है। क्या आपने सम्मान सूची देखी है? वह कक्षा में अव्वल आता है। हर साल वह अव्वल आता है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में। वह न केवल एक अच्छा छात्र है, बल्कि वह लंबा और सुंदर भी है। हर बार जब स्कूल हॉट लड़के के लिए वोट करता है,
तो उसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं। ओह, गुसीयू ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें कुछ अच्छी खबर सुनाता हूँ। तू लाम ने खुशी से कहा। हाँ ची तुयेन हमारी ही कक्षा में है, कक्षा 10/6। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पुराने दोस्त मुझसे कितने ईर्ष्यालु हैं। अब से हर दिन मुझे बस अपना सिर घुमाना होगा और मैं हाँ ची तुयेन का सुंदर चेहरा देख सकता हूँ। गुसी ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा। पता चला कि नेशनल की हाई स्कूल के छात्र भी गपशप करना पसंद करते थे और सुंदर पुरुषों के पीछे पागल थे। उसकी कल्पना के विपरीत हर कोई पढ़ाई के लिए हर सेकंड के लिए लड़ता था, किसी और चीज की परवाह नहीं करता था। यह वास्तव में अच्छा था। वे दोनों उत्साह से एक दूसरे से बात करते रहे। केवल लैन शियाओक्यू जो उनके बगल में चल रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। कैफेटेरिया में प्रवेश करते हुए लैन शियाओक्यू अपने हाथ धोने के लिए चली गई। जू लिन ने गुस्सी से फुसफुसाते हुए कहा, इस स्कूल में मिडिल स्कूल अकादमिक परिणामों पर आधारित है। जिया जिक्सुआन के साथ कक्षा 1 में आने से पहले वह शीर्ष 10 का छात्र था। बहुत घमंडी, किसी के साथ मिलजोल करना पसंद नहीं करता। कोतुक ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वह अंतर्मुखी है और बात करना पसंद नहीं करता है। लैन शियाओक्यू के हाथ धोने और बाहर आने का इंतजार करते हुए तीनों ने अपनी ट्रे ली और साथ में खाना लेने चले गए। स्कूल का कैफेटेरिया बहुत बड़ा था, कुल 3 मंजिलें थीं। हर मंजिल की अपनी विशेषताएं थीं। गुसी पहली मंजिल पर खड़ी थी और चारों ओर देखने लगी। हालांकि खाना काफी विविधतापूर्ण था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मसालेदार खाना नहीं था। उन बेस्वाद व्यंजनों को देखकर उसे कुछ भी खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दूसरी मंजिल पर जाकर देखना चाहती थी कि वहाँ कैसा है, लेकिन लैन शियाओक्यू और जू लिन ने पहले ही अपना खाना चुन लिया था और वे अपने चावल और सूप लेने जा रहे थे। अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने के सिद्धांत के आधार पर गुसी ने बेतरतीब ढंग से कुछ व्यंजन चुने और उनके पीछे पीछे चली गई। जब वह अपना खाना ले रही थी तो अचानक कहीं से एक लड़की उससे टकरा गई, जिससे उसकी ट्रे पर रखा सारा खाना गिर गया। हालांकि गुसी ने जल्दी से उसे बचा लिया, लेकिन फिर भी सूप उसके ऊपर गिर गया। उसने जीन्स और सफेद शॉर्ट स्लीव वाली शर्ट पहनी हुई थी और अब उसकी शर्ट पर टमाटर अंडे के सूप का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ था। दोनों लड़कियां मजाक करती रहीं, एक दूसरे से बहस करते हुए। जब वह कोटू यूसी से टकराया तो उसने केवल तिरस्कार भरे भाव से उसकी ओर देखा। माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। तुम किसी से टकरा गए और तुमने माफी नहीं मांगी? गुसी ने बात की। जो 2 लड़कियां जाने वाली थी, वे तुरंत रुक गईं। तभी वे गुसी को करीब से देखने के लिए पीछे मुड़ी। लड़कियों में से एक ने ऊंची एड़ी के जूते, कंधों पर लटकते लंबे बाल और एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी। वह पुरुष छात्रों के दिलों में एक सौम्य और मार्मिक देवी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका लहजा बहुत घमंडी था और उसने घमंडी चेहरे के साथ कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम अंधे हो? यहाँ हमारा रास्ता रोक कर खड़े हो। क्या आप हमसे माफी मांगने की हिम्मत कर सकते हैं? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? तू लाम उसके पास खड़ी हो गई और कोतुक की शर्ट खींचकर उसे ऐसा करने से मना किया और यहाँ तक कि उसके लिए माफी भी मांगी। माफ करें, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। कोतुक ने हैरानी से तू लाम की ओर देखा। चलो चलें, चलो चलें। तू लैम ने उसे दूर खींच लिया, अपनी आंखों से उसे संकेत दिया कि एक और चीज एक कम चीज से बेहतर है। जब वे टेबल पर बैठे, बाकी 2 से काफी दूर, तू लैम ने कोतू यूसी से फुसफुसाते हुए कहा, यह 11वीं कक्षा की तू ना है, स्कूल की ना बहन के रूप में प्रसिद्ध है, बहुत घमंडी और दबंग है। उसका एक बड़ा पारिवारिक इतिहास है। स्कूल के सभी प्रभावशाली लोग उसके दोस्त हैं। उसे छूने की मूर्खता मत करो।
क्या वह मुझे खा सकती है? गुसीयू ने अपने चावल के कटोरे में चॉपस्टिक से छेद किया। वह बहुत निराश थी और अब खाने के मूड में नहीं थी। जी लिन ने सलाह दी, इसे भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो। हम अभी हाई स्कूल में दाखिल हुए हैं। बस अपनी जगह पहचानो और परेशानी मत करो। यदि आप हर चीज की तुलना करना चाहेंगे, तो आपको अध्ययन करने की ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? लैम ह्यू थू अचानक बोल पड़ी। गुसी ने दोनों दोस्तों की राय को स्वीकार करने की कोशिश की। आखिरकार वे एक विदेशी भूमि से यहाँ अध्ययन करने आए थे और अपने वरिष्ठों के साथ परेशानी पैदा करना अच्छा नहीं होगा। अपना खाना खत्म करने के बाद वे तीनों दूध वाली चाय खरीदने चले गए और अपने कमरे में लौट आए। तू लैम गुसी यी की बोरियत दूर करने में मदद करना चाहती थी। उसने सुझाव दिया, मैंने सुना है कि छात्रावास की छत से रात का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और तुम पूरा स्कूल भी देख सकते हो। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। ठीक है, गुसी ने तुरंत सहमति दे दी। ऊपर खड़े होकर दूर तक देखने से उसका मूड भी खुशनुमा हो जाएगा। लैन श्याओक्यू ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। इसलिए गुसी चेंजिंग रूम में चली गई और जू लिन के साथ छत पर चली गई। लड़कियों के छात्रावास की छत पर उस समय बहुत चहल पहल थी। जू ना ने अपने हाथ में एक सुंदर कागज का टुकड़ा पकड़ा और उसे भावपूर्ण ढंग से पढ़ा। जिया जिक्सुआन, नमस्ते। शायद तुम मुझे नहीं पहचानती, है न? मैं 5वीं कक्षा की जियांग जियाओ हूँ। हमने एक बार जिम में एक दूसरे को देखा था। तब से मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। एक छोटी, दुबली पतली लड़की कागज वापस लेना चाहती थी। उसका चेहरा लाल था मानो वह रोने वाली हो। यह मेरा है। इसे मुझे वापस दे दो। वह छोटी लड़की कक्षा 9/5 की जियांग जियाओ थी, जिसने पत्र लिखा था। जूना की सहेली ने उसे कसकर पकड़ लिया और जूना ने पढ़ना जारी रखा। तुम स्कूल के सबसे हॉट लड़के हो। मैं तुमसे यह कबूल करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं केवल तुम्हें गुप्त रूप से पसंद करने की हिम्मत करती हूँ। हर बार जब तुम मेरी कक्षा के दरवाजे से गुजरते हो, तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि ऐसा लगता है कि यह फटने वाला है। भाड़ में जाओ। मैं अब और नहीं पढ़ सकता। टूना ने कागज फेंक दिया, आगे बढ़ी और लड़की के पेट में सीधे लात मारी। ये बदसूरत लड़के अब बहुत घमंडी हो गए हैं। हाची तुयेन को प्रेम पत्र लिखने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या आपने कभी खुद को आईने में नहीं देखा? छोटी लड़की को लात मारी गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। रोते हुए उसने बताया, मैंने उसे देने का इरादा नहीं किया था। मैंने इसे सिर्फ अपने पढ़ने के लिए लिखा था। छोटी लड़की ने कागज का टुकड़ा अपनी किताब में रख लिया था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने लिया, जब तक कि कुछ वरिष्ठ इसे यहाँ खींचकर नहीं लाए। तुम अब भी बहस करते हो? मेरे लिए खड़े हो, तू ना जोर से चिल्लाई। छोटी लड़की कांपती हुई उठ खड़ी हुई। तू ना उसे थप्पड़ मारना जारी रखा। क्या तुम्हें बीमार लग रहा है? क्या हाची तुयेन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपनी इच्छानुसार पसंद कर सकते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। लोग मुझे क्यों पसंद नहीं कर सकते? छोटी लड़की डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से विरोध किया। तुम अभी भी बहुत ज्यादा बोलते हो। गुसी और जू लिन अभी सीढ़ियों पर नहीं चढ़े थे और कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऊपर से शोर सुनाई दिया। जू लिन जल्दी से आगे भागा, सावधानी से अपना सिर बाहर निकालकर बाहर की स्थिति को देखा, फिर गुसी को खींचा जो करीब आने वाला था, और धीमी आवाज में कहा, चलो जल्दी से चलते हैं। जू ना किसी को सजा दे रही है क्या? गुसी यी ने फिर बाहर देखा। कई लड़कियां भीड़ लगा रही थी। जमीन पर घुटनों के बल बैठी एक लड़की को थप्पड़ मार रही थी
और उसके बाल खींच रही थी। गुसी यी का खून खौल रहा था। उसने जू लिन को धक्का दिया और कहा, पहले तुम नीचे जाओ। कोतू उक के हाथ में अभी भी दूध वाली चाय का प्याला था। वह छत पर गई और दूध वाली चाय का प्याला सीधे तू ना के चेहरे पर फेंक दिया। तू ना को पता नहीं चला और वह बच गई। तुरंत चिल्लाने लगी और उसके आस-पास के लोगों पर भी पानी के छींटे पड़े। वह कौन है? अरे, यह तो फिर तुम ही हो। क्या तुम मरना चाहते हो? तू ना के हाव भाव बदल गए और वह चिल्ला उठी। एक लड़की गुस्सी की ओर बढ़ी, उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन गुस्सी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके घुटने पर लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। हरकतें बहुत तेज और कुशल थीं। दूसरी तरफ कुल 5 लड़कियां थीं। गुस्सी ने दीवार के कोने से एक ईंट उठाई और उदासीनता से कहा, चलो देखते हैं कि कौन पहले मरता है। अभी अभी उसने अकेले ही एक व्यक्ति को आसानी से गिरा दिया था और अब उसके हाथ में ईंट भी थी। एक पल में बाकी लोगों ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। गुस्सी आगे बढ़ी और परेशान लड़की को खड़ा होने में मदद की। लड़की ने कृतज्ञता और शर्म दोनों के साथ उसे देखा, कांप रही थी और बोल नहीं पा रही थी। गुस्सी ने फिर से अपने सामने खड़ी लड़कियों पर नजर डाली, निडरता से कहा, वे सभी ब्रांडेड सामान हैं और वे प्रतिष्ठित स्कूलों में भी पढ़ती हैं। किसने सोचा होगा कि वे सभी ऐसी हैं जो बाहर से सोने से रंगी हुई हैं और जेड से जड़ी हुई हैं, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ मैल हैं। माता पिता अपनी बहनों को स्कूल भेजने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनका दिमाग सुअर के दिमाग जितना भी अच्छा नहीं है। तुम मादरचोद। तू ना का चेहरा तेजी से बदसूरत हो गया। वह अपने बगल में खड़े व्यक्ति पर चिल्लाने के लिए मुड़ी, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? मेरे लिए उसे मार डालो। एक ईंट तुम्हें मार सकती है। क्या तुम डरते हो? समूह में से एक ने जू ना की शर्ट खींची और धीमी आवाज में कहा, जिया जिक्सुआन हमें देख रहा है। जू ना ने ऊपर देखा। हालांकि दूरी थोड़ी ज्यादा थी, फिर भी वह लड़के का लंबा आकार देख सकती थी। सूरज पश्चिम में पहले ही डूब चुका था। क्षितिज पर बादल लाल थे। वह सड़क के उस पार लड़कों के छात्रावास की छत पर खड़ा था। उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। जू ना को लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। अहंकार और लापरवाही पूरी तरह से गायब हो गई हो, केवल बेचैनी रह गई हो। उसने गुस्सी को घूर कर देखा और कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, बस तुम इंतजार करो। यह कहने के बाद वह जल्दी से अपने दोस्तों के साथ चली गई। दुष्ट आत्माओं का समूह चला गया था और जियांग शियाओं का तनाव और डर आखिरकार कम हो गया। उसने रोते हुए गुस्सी से कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। यह कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था। कोतुउक ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारा चेहरा घायल है, चलो मैं तुम्हें मेडिकल रूम में ले चलता हूँ। ओह, और उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? छोटी लड़की का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह हकलाने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। जैसे कि उसे कुछ सूझा हो, उसने इधर-उधर देखा, एक पत्र के साथ कागज का टुकड़ा देखा, जल्दी से उसे उठाने गई, ध्यान से उसे मोड़ा। कागज पर आंसू गिर रहे थे, उसे जेब में डालते समय उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी कि वह उसके लायक नहीं है, इसलिए यह उसका छोटा सा रहस्य था। किसने सोचा होगा कि वह जू ना को भड़काएगी और इस तरह से पीटा और अपमानित किया जाएगा। लड़कों के छात्रावास की छत पर कुछ ही दूरी पर जिया जिक्सुआन और कुछ दोस्त शांत होने के लिए ऊपर गए। अप्रत्याशित रूप से ऐसा हिंसक दृश्य देखा। लू जियाए, जो हमेशा मजाक करती थी, अब उदास भाव से बोली, उनमें से कुछ लोग एक छोटी लड़की को धमकाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है?
तो हान ने कहा, हम वहां कूद भी नहीं सकते और लड़कियों के छात्रावास में भी लड़कों का प्रवेश वर्जित है। हमें क्या करना चाहिए, या स्कूल सुरक्षा प्रबंधक को बुलाओ? चू क्यू बोला, क्या किसी को नंबर पता है? ल्यूक जिया डीप ने जवाब दिया, मैं दुश्मन का नंबर किस लिए बचाकर रखूंगा? जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने गुसी को प्रकट होते देखा। पड़ोस की सौम्य और शांत लड़की वास्तव में गियांग हो में एक बड़ी बहन में बदलने में सक्षम थी और लोगों को डांटना भी जानती थी। अपने हाथ में एक ईंट पकड़े हुए उसने एक साथ 5 लोगों से लड़ाई की, बिना किसी डर के। उसका आभामंडल राजसी और प्रभावशाली था। सुहान ने अपना अंगूठा दिखाया, यह वास्तव में मेरी बहन ही है। वह कितनी सुंदर और भयंकर है। हाची तुयेन भी मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि यह छोटी लड़की न केवल खेल में लड़ने में अच्छी थी, बल्कि असली लड़ाई में भी कमजोर नहीं थी। ल्यूक जिया दीप ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और कहा, मैं तो उक्की छोटी बहन से मोहित हो गया हूँ। वह प्यारी और क्रूर दोनों है। वह वास्तव में एक खजाना है। चू क्यू ने चिढ़ाते हुए कहा, तो आपको पहले एतुयेन से पूछना होगा कि आपकी बहन सिंगल है या नहीं। मेरी माँ मुझसे कहती रहती थी कि स्कूल के बुरे लड़कों को तू उक के करीब न आने दो। हाची तुयेन ने उदासीनता से कहा, अपनी मुस्कुराहट वापस लेते हुए। उसकी आवाज जिद्दी और बलशाली थी। तुम लोगों को उसके प्रति कोई इरादा नहीं रखना चाहिए। अध्याय 5। संपादन। नगन ने गुसी यी ने जियांग शियाओ को अस्पताल में ले जाकर कमरे में वापस आने के बाद आसमान पहले से ही अंधेरा था। लड़की ने यह नहीं बताया कि उसे शुरू से आखिर तक क्यों पीटा गया, और गुसी यी बहुत ज्यादा पूछना नहीं चाहती थी। जब वे अलग हुए तो जियांग शियाओ ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और चिंतित होकर पूछा, तुमने जू ना को नाराज कर दिया है, हमें क्या करना चाहिए? गुसी यी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसे भूल जाओ। कमरे में लैम हियू थू डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। एक खाली पन्ने पर गणित के फॉर्मूलों को लिखने के लिए बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर रही थी। जू लिन हेडफोन पहने हुए थी और कंप्यूटर के सामने बैठी थी। क्यू पर चैट करते हुए कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी। गुसी यी ने 2 कप दूध वाली चाय लाई और उन्हें दोनों लड़कियों की मेज पर रख दिया। तुमने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है और तुम पहले से ही इतनी मेहनती हो। एक बेहतरीन छात्र से जैसी उम्मीद की जाती है। गुसी लैन शियाओ क्यू के पास खड़ी थी, गणित और ज्यामिति के सूत्रों से भरे कागजों के ढेर को देख रही थी। उसका सिर सुन्न हो गया था। लैन शियाओ क्यू ने कुछ नहीं कहा। गुसी अपनी दोस्त की पढ़ाई में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह जू लिन के पास चली गई। जू लिन उत्साह से बातें कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके पास उससे बात करने का समय नहीं है। जू लिन अभी उसके साथ ऊपर नहीं गई थी, जिससे गुसी को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन वह नाराज नहीं होना चाहती थी। आखिरकार वे उसकी रूममेट थी। हर कोई दूसरे लोगों के काम में दखल नहीं देना चाहता जब तक वे अपना काम ठीक से करते हैं। वह वास्तव में संत की तरह व्यवहार करके लोगों को व्याख्यान नहीं देना चाहती थी। अभी सोने का समय नहीं हुआ था और उसकी रूममेट व्यस्त थी, इसलिए गुसी ने कुछ करने के बारे में सोचा। उसने एक संदर्भ पुस्तक निकाली, एक कलम उठाई और पढ़ाई की स्थिति में आने की कोशिश की। मुझे खूब पढ़ाई करनी है। मुझे खूब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई, पढ़ाई। आह! बॉल पॉइंट पेन की नोक से चेहरे पर चोट लगने से गुसी चौंक कर जाग गई। उसने अपने दुखते गाल को रगड़ा, किताब की ओर देखा और सिर्फ मुर्गे की खरोंच से बनी हुई लकीरें देखीं। घड़ी की ओर देखा, अभी भी 9 नहीं बजे थे। गुसी ने फिर से खुद को प्रोत्साहित किया, ठीक 9 बजे तक पढ़ने की कोशिश की, फिर अपना चेहरा धोया और सो गई। आखिरकार 9 बज गए। हालांकि उसने कुछ भी नहीं सीखा था,
लेकिन कम से कम उसके पास पढ़ने की इच्छा थी, जिसे उसने खुद से आगे निकल जाने वाला माना। जब वह सोने जा रही थी, तो उसने पाया कि बाकी दो लड़कियां अभी भी व्यस्त थीं। मैं अब सोने जा रही हूँ, तुम लोग डेस्क लैंप चालू करो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। तभी बाकी दोनों ने गुसी की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ रात्रि, आप दोनों। अगले दिन जब गुसी जागी, तो उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। वह बिस्तर से बाहर निकली और घड़ी की ओर देखा, केवल यह देखने के लिए कि 7 बज चुके थे। उसने स्पष्ट रूप से 6:30 बजे का अलार्म सेट किया था और उसका सेल फोन अभी भी डेस्क पर था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बिना कुछ जाने सो गई हो? गुसी ने जल्दी से अपना चेहरा धोया, अपने बालों को एक साधारण पोनीटेल में बांधा, सफेद जूते पहने और कक्षा में 100 मीटर दौड़ी। जब वह कक्षा 10/6 के दरवाजे पर पहुंची, तो उसने देखा कि होमरूम शिक्षक उपस्थिति ले रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, रिपोर्ट। स्पष्ट आवाज ने तात्कालिकता की सांस ली। स्कूल और इस तरह के बुरे ग्रेड के साथ एक छात्र के लिए उसे शिक्षित करने का एक आवश्यक तरीका होना चाहिए। हाई स्कूल, आपको स्कूल के अनुशासनात्मक नियमों का पालन करना होगा। जो भी देर से आता है उसे घर जाना होगा। जल्दी आने पर सजा मिलेगी। कक्षा में छात्र हलचल करने लगे, कभी कभी इस बदकिस्मत सहपाठी को देखने के लिए मुड़ते जो देर से आया था। लॉन्गजिंग हाई स्कूल ने एक बहुत ही उन्नत शैक्षणिक पद्धति अपनाई। प्रत्येक कक्षा में 36 छात्र थे। कक्षा बहुत विशाल थी। सुविधाएं आधुनिक थीं। 2 डेस्क जोड़े में एक साथ रखी गई थी। 3 समूहों में विभाजित थीं। कक्षा में कुल 6 पंक्तियों की सीटें थीं। जिया जिक्सुआन और कुछ करीबी दोस्त आखिरी पंक्ति में बैठे थे। उसने गुसी को अपना सिर नीचे करके चलते हुए देखा। उसके हाथ उसके बैग की पट्टियों को कसकर पकड़े हुए थे। उसके कान लाल थे। उसका चेहरा शुतुरमुर्ग की तरह झुका हुआ था। उसका व्यवहार कल दोपहर छत पर पूरी तरह से अलग था। किसी कारण से उसे थोड़ा अजीब लगा। लू जियाए ने धीरे से आह भरी और कहा, यह बहुत ज्यादा है। मेरी बहन के लिए शुरुआत में ही चीजें मुश्किल बना देना। वह बस कुछ मिनट देर से आई थी। मेरी बहन दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने आई थी। यह उसका पहली बार छात्रावास में सोने का अनुभव था, इसलिए शायद उसे अच्छी नींद नहीं आई। वह आज सुबह देर से उठी। उसे देखकर, गरीब लड़की, मैं इतना दिल टूट गया कि मैं मरना चाहता हूँ। उसके पैर कांप गए और वह खड़े होकर नहीं खड़ी हो। जिया जिक्सुआन तुरंत उसका समर्थन करने के लिए बाहर चला गया। उसने एक कुर्सी को पकड़ लिया और गुसिया को दबा दिया कि गुसिया को एक घबराहट में क्या करना था, वह क्या कर रहा था। रक्तचाप गिरा। वह लगभग बेहोश हो गई। वह बहुत लंबे समय तक नहीं खड़ी थी। हेड टीचर एक पल के लिए दंग रह गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तो फिर आप एक सीट ढूंढ लें। स्कूल के सभी शिक्षक हाची तुयेन को जानते थे। मिडिल स्कूल के 3 वर्षों के दौरान यह छात्र हमेशा शहर के शीर्ष स्थान पर मजबूती से रहा था, खासकर सभी विषयों में। प्राकृतिक विज्ञान में सबसे अच्छा, लेकिन समाज में भी कमजोर नहीं था। उसका परिवार भी लाल तीसरी पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी में था। अधिकारी वर्ग की दूसरी पीढ़ी उच्च पदस्थ अधिकारियों के परिवारों में वंशजों दूसरी पीढ़ी के वर्ग को संदर्भित करता है। लाल 3 पीढ़ियां क्रांतिकारी काल के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के वंशजों तीसरी पीढ़ी को संदर्भित करता है। इस छात्र के लिए जो अच्छा था और जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, शिक्षक स्वाभाविक रूप से बहुत पक्षपाती थे। गुसी को शिक्षक से माफी का आदेश मिला और उसके बाद ही उसने कक्षा की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। पिछली पंक्ति में अभी भी खाली सीटें थीं, इसलिए वह चली गई और बैठ गई।
होमरूम शिक्षक का विषय बढ़ता रहा, लेकिन यह केवल इस बात पर केंद्रित था कि हाई स्कूल के अगले 3 वर्षों के लिए कैसे अध्ययन किया जाए। गुसी ने जिया जिक्सुआन को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। वे दोनों केवल एक गलियारे में बैठे थे। जिया जिक्सुआन एक किताब पढ़ रहा था और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, इसलिए उसने मुड़कर देखा और उनकी आंखें तुरंत मिल गईं। गुसी ने अपने मुंह के आकार का उपयोग करके यह संदेश दिया, धन्यवाद। उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी पलकें बहुत लंबी थीं। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी, और क्योंकि वह मुस्कुरा रही थी, उसने 2 डिंपल भी दिखाए। होमरूम शिक्षक के बोलने के बाद उसने बोलना शुरू किया। कक्षा के नेता ने प्रत्येक व्यक्ति को खड़े होकर अपना परिचय देने के लिए कहा। गुसी ने देखा कि जू लिन और लैन शियाओ क्यू दोनों एक अन्य सहपाठी के बगल में बैठे थे। इस कक्षा के अधिकांश छात्र मिडिल स्कूल से स्थानांतरित हुए थे। शेष कुछ अन्य मिडिल स्कूलों से थे, 20 से अधिक लड़के और 1 दर्जन लड़कियां। आत्म परिचय समाप्त करने के बाद होमरूम शिक्षक ने सैन्य प्रशिक्षण उपकरण और पाठ्य पुस्तकें लेने के लिए सामने की मेज पर बैठे छात्रों को अपने साथ बुलाया। कक्षा में माहौल और अधिक सहज हो गया। छात्र एक दूसरे से बातें करने लगे। लू जियाए ने जल्दी से गुसी से कहा, छोटी बहन, उदास मत हो, भाई लू बाद में तुम्हारे लिए कैंडी खरीदेगा। मैं दुखी नहीं हूँ। गुसी ने आह भरते हुए कहा, मुझे बस बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। काश कोई छेद होता जहां मैं छिप सकता। अगर तुम अभी भी मजाक कर सकते हो तो तुम ठीक हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे अब छोटी बहन मत कहो। हम अब कक्षा में हैं। तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा। कोतुक ने फिर कहा, मुझे लगता है कि उसे छोटी बहन कहना ज्यादा आत्मीयतापूर्ण लगता है। कक्षा में किसने कहा कि हम उसे छोटी बहन नहीं कह सकते? ल्यूक जिया डीप ने जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा, या छोटी बहन बड़ी बहन कहलाना चाहती है? बहन यूसी मत करो। कोतुक ने उसे तुरंत रोका और उसे और भी घिनौना नाम दिया। छोटी बहन, मुझे अपना नंबर दो। लू जियाए ने फोन उठाया और बात की। कक्षा में शोर था। गुसी जोर से बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा, फिर उसे लू जियाए को दे दिया। कागज को मेज पर रख दिया गया। लू जियाए ने जल्दी से फोन में नंबर सेव कर लिया। जिया जिक्सुआन ने केवल उस पर नजर डाली और फिर रुक गई। गुसी को चिली सॉस की बोतल याद आ गई जो उसकी माँ ने उसे बनाकर दी थी, इसलिए उसने जिया जिक्सुआन से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तब तक रुको जब तक मैं अपने कमरे में वापस नहीं आ जाती और तुम्हारे लिए इसे लेकर आती हूँ। जिया जिक्सुआन ने पूछा, यह क्या है? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। गुसिया ने मुस्कुराया और जवाब दिया। दोनों वहां थे। अब, लेकिन आपने हमें अब आपके साथ बाहर जाने के लिए नहीं कहा। अगर हम उनकी बात नहीं सुनते तो इसे उनका विरोध माना जाता है और हम भविष्य में अक्सर उनके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। आप दूसरे स्कूल से स्थानांतरित छात्र हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि तू ना कितनी शक्तिशाली है। मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। तू लाम ने सलाह दी, तुम तू ना को ढूंढकर माफी क्यों नहीं मांगती? नहीं तो वह भविष्य में भी तुम्हें निशाना बनाती रहेगी। गुसी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी माँ ने मुझे उन बदमाशों से माफी मांगना नहीं सिखाया। छोटी लड़की का चेहरा बहुत मासूम था, लेकिन जब वह बोलती थी तो उसमें बहुत ज्यादा जिद और गर्व झलकता था। अध्याय 5। संपादन नगन ने गुसी ने जियांग शियाओ को अस्पताल में ले जाकर कमरे में वापस आने के बाद आसमान पहले से ही अंधेरा था। लड़की ने यह नहीं बताया कि उसे शुरू से आखिर तक क्यों पीटा गया, और गुसी बहुत ज्यादा पूछना नहीं चाहती थी। जब वे अलग हुए
तो जियांग शियाओ ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और चिंतित होकर पूछा, तुमने जू ना को नाराज कर दिया है, हमें क्या करना चाहिए? गुसी ही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसे भूल जाओ। कमरे में लैम हियू थू डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। एक खाली पन्ने पर गणित के फॉर्मूलों को लिखने के लिए बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर रही थी। जू लिन हेडफोन पहने हुए थी और कंप्यूटर के सामने बैठी थी। क्यू पर चैट करते हुए कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी। गुसी ही ने 2 कप दूध वाली चाय लाई और उन्हें दोनों लड़कियों की मेज पर रख दिया। तुमने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है और तुम पहले से ही इतनी मेहनती हो। एक बेहतरीन छात्र से जैसी उम्मीद की जाती है। गुसी लैन शियाओक्यू के पास खड़ी थी, गणित और ज्यामिति के सूत्रों से भरे कागजों के ढेर को देख रही थी। उसका सिर सुन्न हो गया था। लैन शियाओक्यू ने कुछ नहीं कहा। गुसी अपनी दोस्त की पढ़ाई में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह जू लिन के पास चली गई। जू लिन उत्साह से बातें कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके पास उससे बात करने का समय नहीं है। जू लिन अभी उसके साथ ऊपर नहीं गई थी, जिससे गुसी को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन वह नाराज नहीं होना चाहती थी। आखिरकार वे उसकी रूममेट थी। हर कोई दूसरे लोगों के काम में दखल नहीं देना चाहता जब तक वे अपना काम ठीक से करते हैं। वह वास्तव में संत की तरह व्यवहार करके लोगों को व्याख्यान नहीं देना चाहती थी। अभी सोने का समय नहीं हुआ था और उसकी रूममेट व्यस्त थी, इसलिए गुसी ने कुछ करने के बारे में सोचा। उसने एक संदर्भ पुस्तक निकाली, एक कलम उठाई और पढ़ाई की स्थिति में आने की कोशिश की। मुझे खूब पढ़ाई करनी है। मुझे खूब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई, पढ़ाई। आह! बॉल पॉइंट पेन की नोक से चेहरे पर चोट लगने से गुसी चौंक कर जाग गई। उसने अपने दुखते गाल को रगड़ा, किताब की ओर देखा और सिर्फ मुर्गे की खरोंच से बनी हुई लकीरें देखीं। घड़ी की ओर देखा, अभी भी 9 नहीं बजे थे। गुसी ने फिर से खुद को प्रोत्साहित किया, ठीक 9 बजे तक पढ़ने की कोशिश की, फिर अपना चेहरा धोया और सो गई। आखिरकार 9 बज गए। हालांकि उसने कुछ भी नहीं सीखा था, लेकिन कम से कम उसके पास पढ़ने की इच्छा थी, जिसे उसने खुद से आगे निकल जाने वाला माना। जब वह सोने जा रही थी, तो उसने पाया कि बाकी 2 लड़कियां अभी भी व्यस्त थीं। मैं अब सोने जा रही हूँ, तुम लोग डेस्क लैंप चालू करो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। तभी बाकी दोनों ने गुसी की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ रात्रि आप दोनों। अगले दिन जब गुसी जागी तो उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। वह बिस्तर से बाहर निकली और घड़ी की ओर देखा, केवल यह देखने के लिए कि 7 बज चुके थे। उसने स्पष्ट रूप से 6:30 बजे का अलार्म सेट किया था और उसका सेल फोन अभी भी डेस्क पर था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बिना कुछ जाने सो गई हो? गुसी ने जल्दी से अपना चेहरा धोया, अपने बालों को एक साधारण पोनीटेल में बांधा, सफेद जूते पहने और कक्षा में 100 मीटर दौड़ी। जब वह कक्षा 10/6 के दरवाजे पर पहुंची, तो उसने देखा कि होमरूम शिक्षक उपस्थिति ले रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, रिपोर्ट। स्पष्ट आवाज ने तात्कालिकता की सांस ली। स्कूल और इस तरह के बुरे ग्रेड के साथ एक छात्र के लिए उसे शिक्षित करने का एक आवश्यक तरीका होना चाहिए। हाई स्कूल, आपको स्कूल के अनुशासनात्मक नियमों का पालन करना होगा। जो भी देर से आता है उसे घर जाना होगा। जल्दी आने पर सजा मिलेगी। कक्षा में छात्र हलचल करने लगे, कभी-कभी इस बदकिस्मत सहपाठी को देखने के लिए मुड़ते जो देर से आया था। लॉन्गजिंग हाई स्कूल ने एक बहुत ही उन्नत शैक्षणिक पद्धति अपनाई। प्रत्येक कक्षा में 36 छात्र थे। कक्षा बहुत विशाल थी। सुविधाएं आधुनिक थीं। 2 डेस्क जोड़े में एक साथ रखी गई थी
3 समूहों में विभाजित थीं। कक्षा में कुल 6 पंक्तियों की सीटें थीं। जिया जिक्सुआन और कुछ करीबी दोस्त आखिरी पंक्ति में बैठे थे। उसने गुसी को अपना सिर नीचे करके चलते हुए देखा। उसके हाथ उसके बैग की पट्टियों को कसकर पकड़े हुए थे। उसके कान लाल थे। उसका चेहरा शुतुरमुर्ग की तरह झुका हुआ था। उसका व्यवहार कल दोपहर छत पर पूरी तरह से अलग था। किसी कारण से उसे थोड़ा अजीब लगा। लू जियाए ने धीरे से आह भरी और कहा, यह बहुत ज्यादा है। मेरी बहन के लिए शुरुआत में ही चीजें मुश्किल बना देना। वह बस कुछ मिनट देर से आई थी। मेरी बहन दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने आई थी। यह उसका पहली बार छात्रावास में सोने का अनुभव था, इसलिए शायद उसे अच्छी नींद नहीं आई। वह आज सुबह देर से उठी। उसे देखकर, गरीब लड़की, मैं इतना दिल टूट गया कि मैं मरना चाहता हूँ। उसके पैर कांप गए और वह खड़े होकर नहीं खड़ी हो। जिया जिक्सुआन तुरंत उसका समर्थन करने के लिए बाहर चला गया। उसने एक कुर्सी को पकड़ लिया और गुसिया को दबा दिया कि गुसिया को एक घबराहट में क्या करना था। वह क्या कर रहा था? रक्तचाप गिरा। वह लगभग बेहोश हो गई। वह बहुत लंबे समय तक नहीं खड़ी थी। हेड टीचर एक पल के लिए दंग रह गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तो फिर आप एक सीट ढूंढ लें। स्कूल के सभी शिक्षक हाची तुयेन को जानते थे। मिडिल स्कूल के 3 वर्षों के दौरान यह छात्र हमेशा शहर के शीर्ष स्थान पर मजबूती से रहा था, खासकर सभी विषयों में। प्राकृतिक विज्ञान में सबसे अच्छा, लेकिन समाज में भी कमजोर नहीं था। उसका परिवार भी लाल तीसरी पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी में था। अधिकारी वर्ग की दूसरी पीढ़ी उच्च पदस्थ अधिकारियों के परिवारों में वंशजों दूसरी पीढ़ी के वर्ग को संदर्भित करता है। लाल 3 पीढ़ियां क्रांतिकारी काल के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के वंशजों तीसरी पीढ़ी को संदर्भित करता है। इस छात्र के लिए जो अच्छा था और जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, शिक्षक स्वाभाविक रूप से बहुत पक्षपाती थे। गुसी को शिक्षक से माफी का आदेश मिला और उसके बाद ही उसने कक्षा की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। पिछली पंक्ति में अभी भी खाली सीटें थीं, इसलिए वह चली गई और बैठ गई। होमरूम शिक्षक का विषय बढ़ता रहा, लेकिन यह केवल इस बात पर केंद्रित था कि हाई स्कूल के अगले 3 वर्षों के लिए कैसे अध्ययन किया जाए। गुसी ने जिया जिक्सुआन को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। वे दोनों केवल एक गलियारे में बैठे थे। जिया जिक्सुआन एक किताब पढ़ रहा था और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, इसलिए उसने मुड़कर देखा और उनकी आंखें तुरंत मिल गईं। गुसी ने अपने मुंह के आकार का उपयोग करके यह संदेश दिया, धन्यवाद। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी पलकें बहुत लंबी थीं। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। और क्योंकि वह मुस्कुरा रही थी, उसने 2 डिंपल भी दिखाए। होमरूम शिक्षक के बोलने के बाद उसने बोलना शुरू किया। कक्षा के नेता ने प्रत्येक व्यक्ति को खड़े होकर अपना परिचय देने के लिए कहा। गुसी ने देखा कि जू लिन और लैन शियाओ क्यू दोनों एक अन्य सहपाठी के बगल में बैठे थे। इस कक्षा के अधिकांश छात्र मिडिल स्कूल से स्थानांतरित हुए थे। शेष कुछ अन्य मिडिल स्कूलों से थे। 20 से अधिक लड़के और 1 दर्जन लड़कियां। आत्म परिचय समाप्त करने के बाद होमरूम शिक्षक ने सैन्य प्रशिक्षण उपकरण और पाठ्य पुस्तकें लेने के लिए सामने की मेज पर बैठे छात्रों को अपने साथ बुलाया। कक्षा में माहौल और अधिक सहज हो गया। छात्र एक दूसरे से बातें करने लगे। लू जियाए ने जल्दी से गुसी से कहा, छोटी बहन, उदास मत हो। भाई लू बाद में तुम्हारे लिए कैंडी खरीदेगा। मैं दुखी नहीं हूँ। गुसी ने आह भरते हुए कहा, मुझे बस बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। काश कोई छेद होता जहां मैं छिप सकता। अगर तुम अभी भी मजाक कर सकते हो, तो तुम ठीक हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे अब छोटी बहन मत कहो। हम अब कक्षा में हैं। तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा। कोतुउक ने फिर कहा,
मुझे लगता है कि उसे छोटी बहन कहना ज्यादा आत्मीयतापूर्ण लगता है। कक्षा में किसने कहा कि हम उसे छोटी बहन नहीं कह सकते? ल्यूक जिया डीप ने जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा, या छोटी बहन बड़ी बहन कहलाना चाहती है? बहन यूसी मत करो। कोत्तुउक ने उसे तुरंत रोका और उसे और भी घिनौना नाम दिया। छोटी बहन, मुझे अपना नंबर दो। लू जियाए ने फोन उठाया और बात की। कक्षा में शोर था। गुसी जोर से बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा, फिर उसे लू जियाए को दे दिया। कागज को मेज पर रख दिया गया। लू जियाए ने जल्दी से फोन में नंबर सेव कर लिया। जिया जिक्सुआन ने केवल उस पर नजर डाली और फिर रुक गई। गुसी को चिली सॉस की बोतल याद आ गई जो उसकी माँ ने उसे बनाकर दी थी, इसलिए उसने जिया जिक्सुआन से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, तब तक रुको जब तक मैं अपने कमरे में वापस नहीं आ जाती और तुम्हारे लिए इसे लेकर आती हूँ। जिया जिक्सुआन ने पूछा, यह क्या है? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। गुसिया ने मुस्कुराया और जवाब दिया। दोनों वहां थे। अब, लेकिन आपने हमें अब आपके साथ बाहर जाने के लिए नहीं कहा। अगर हम उनकी बात नहीं सुनते तो इसे उनका विरोध माना जाता है और हम भविष्य में अक्सर उनके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। आप दूसरे स्कूल से स्थानांतरित छात्र हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि तू ना कितनी शक्तिशाली है। मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। तू लाम ने सलाह दी, तुम तू ना को ढूंढकर माफी क्यों नहीं मांगती? नहीं तो वह भविष्य में भी तुम्हें निशाना बनाती रहेगी। गुसी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी माँ ने मुझे उन बदमाशों से माफी मांगना नहीं सिखाया। छोटी लड़की का चेहरा बहुत मासूम था, लेकिन जब वह बोलती थी तो उसमें बहुत ज्यादा जिद और गर्व झलकता था।